मार्केट क्यों चढ़ा है? इसके सबसे बड़े रीजंस क्या हो? जो अमेरिकी बाजारों में ट्रेजरी यील्ड कम हुई है। 10 ईयर यील्ड, ट्रेजरी यील्ड 80 बेसिस पॉइंट से कम हुई है। और इस खुशी के चलते जो है, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड कम हो गई है वहाँ पे, तो वहाँ का जो, क्योंकि कल है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि इन्फ्लेशन को दर्शाता है। तो इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे कम हुआ है। इसके चलते वहाँ पे 10 ईयर यील्ड बॉन्ड को, ट्रेजरी यील्ड को कम किया गया 10 बेसिस पॉइंट से। और इसी के चलते वहाँ पे क्या है, फिर वहाँ से जो पैसा निकल के सब मार्केट में आएगा, ट्रेजरी यील्ड से, ट्रेजरी बॉन्ड से निकल के, जिसके कारण मार्केट एकदम से ये ऊपर उछला है। इसीलिए लोगों ने ज्यादा खरीदा है। डाउ जोन्स में जो तेजी है वो 565 अंक चढ़कर बंद हुआ है। और S&P 500 और नेस्डैक दोनों लगभग 100 पॉइंट्स से ऊपर है। 2% से अधिक बढ़ गए थे ये भी। सीपीआई इन्फ्लेशन की जो रेट्स थी वो काफी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ऑड्स ऑफ रेट हाइक का मामला फेडरल रिजर्व में दिसंबर मीटिंग में आना था, वो 14% से 0% पे हो गया है। S&P 500 4502 पर चल रहा है। रात को 11:30 बजे डाउ जोन्स जो है वो 34,911 पर था और नेस्डैक 14,077 पे था। लगभग हम कहें तो 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है कल रात को। खतरनाक तेजी गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी। 34,400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स में और 84 पॉइंट के आसपास S&P 500 में, और इतना ही लगभग नेस्डैक में देखने को मिली। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखें 10 बेसिस पॉइंट से कम हुई है। इंटरेस्ट रेट्स जो है, इससे क्या सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट यूएस डॉलर भी कुछ कम दिखा रहा है। जो गिरावट थी वो थम रही है थोड़ी थोड़ी। इससे क्या 2024 में जो है वो जो मैसिव इंटरेस्ट जो कट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और रिसेशन जो चल रहा था अमेरिका में वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखेगा। इसीलिए रॉकेट हो रहे हैं सारे के सारे आज, और इसीलिए हमारा मार्केट भी रॉकेट हो रहा है। सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी 50 जो है 191 पॉइंट ऊपर है। 1% की तेजी मॉर्निंग से ही चालू, और अभी कोई हल्का होने का लिए तैयार नहीं है। आस्क ऑटोमेटिव जो आईपीओ आज खुल चुका है, 8% प्रीमियम पे चल रहा है। देखें कुछ तहलका आस्क ऑटोमेटिव में। ओके, 2% के आसपास चढ़ चुका है। 305 पे ओपन हुआ था, 310 के आसपास चल रहा है, मतलब वहीं पर है, तो अच्छी बात है। आस्क ऑटोमेटिव आज के जो मोस्ट एक्टिव शेयर्स जो रहने वाले हैं वो HDFC बैंक, यस बैंक, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस और इन्फोसिस। बावा फूड प्रोसेसिंग इंडिया इक्विटी शेयर्स जो है NSE में आज लिस्ट हुए हैं, जो कि गिरते हुए नजर आ रहा है। गिरावट चालू हो चुकी है और इसमें पता नहीं, अगर कोई इन्वेस्टेड हो तो निकल जाइए उसे, तो कम से कम अगर कोई इन्वेस्टेड है तो निकलने में फायदा है उसका। तो IPO के बाद ऊपर जाना चाहिए प्राइस, क्योंकि अगर उसका CEO और कंपनी अच्छी होती है ना, तो IPO के बाद हमेशा ऊपर जाता है प्राइस। अगर जो गिर रहा है उसी दिन गिर रहा है, अगर एक हल्की फुल्की गिरावट तो ठीक है, पर अगर 5-10% से गिर गया है, इसका मतलब है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कहीं और है और पैसा कोई और कमा रहा है। ये हो गए बाबा फूड प्रोसेसर की कहानी। आज ये रुकना चाहिए। ओपन हाई बन चुका है इसमें भाई, पहले से ही लोग बस भाग रहे हैं। आस्क ऑटोमेटिव की धमाकेदार तेजी है। वैसे लॉस तो रखना चाहिए एक, अगर इन्वेस्टर है तो अब तो क्या ही का स्टॉप लॉस, तब तो ये देखना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर इन्वेस्टर है तो ये रखना चाहिए कि फंडामेंटली अगर वो खराब हो रही है, या उसका मैनेजमेंट का व्यू चेंज हो रहा है, या जो कंपनी पहले कह रही थी, जो वादे पहले कर रही थी, वो उसका जो व्यू है वो चेंज हो रहा है अपना देखने का, तो ये स्टॉप लॉस होते फंडामेंटली। या कहीं उसने डेप्थ लेना ज्यादा शुरू कर दिया है, या कंपनी के फेवर में जो है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, उसका फ्यूचर आपको ब्राइट नहीं दिख रहा है, या उसका प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड तो क्या मतलब, प्राइस जो है एक्सपोनेंशियली ओवर वैल्यूड दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। तो वो साइन होते हैं निकलने के, ये बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है, उसके मार्जिन्स लोअर हो रहे हैं, तो ये साइन होते फंडामेंटली निकलने। सहारा कंपनी के सुब्रत रॉय का निधन हो चुका है, कोकिला धीरूभाई अंबानी अस्पताल में। काफी दिनों से चल रहा था। लोगों के मरने के बाद उसकी अच्छी खासी अच्छा बोला जाता है। जब जिंदा थे तो उन्होंने सबको फ्रॉड और ये सब कहा सबने, और इनके मरने की वजह बताई है मेटास्टेसिस यानी कैंसर।
मैलिग्नेंसी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन बीमारियों के चलते उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण कल रात मौत हो गई। इनका जन्म जो है 1948 में हुआ था। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 में बिहार में अररिया जिले में हुआ। पढ़ाई उनकी कोलकाता में हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा था और सहारा इंडिया की स्थापना 1978 में की थी। कैरियर की शुरुआत नमकीन स्नैक्स से बिजनेस से स्टार्ट हुई। गोरखपुर में फर्स्ट ऑफिस खुला था, सहारा इंडिया की नींव रखी और उसके बाद बिजनेस, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी में फैला। सुब्रत रॉय ने सबसे पहले एयरलाइन में किस्मत आजमाई। उसके बाद 1991 में उन्होंने एयर सहारा की स्थापना की थी। 2007 में जेट एयरवेज को खरीदा था और 2003 में इन्होंने अपना एक चैनल रिलीज किया था। सहारा ग्रुप 2001 से 2013 तक इंडिया की स्पॉन्सर रही है। इंडिया टीम, बहुत ही दुखद घटना। सहारा इंडिया ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय। तो सबसे पहले हम बहुत ही अच्छी अच्छी खबरों से जो है रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अमेरिका में महंगाई की दरें कुछ कम हुई है कि जिसकी वजह से जो है रिटेल महंगाई जो है वो 3% के आसपास कम हुई है। 3% के आसपास रहने की संभावना है, जिससे 4% के साथ चलती थी 2 साल पहले से कम हुई है। बम्पर तेजी देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड भी गिर चुका है। इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी में बहुत तेजी से रात को तेजी देखी गई थी। कमोडिटी बाजार में सोना 2 दिन में करीब $30 उछलकर $1965 के आसपास पहुंच गया। चांदी में 4% की तेजी देखी गई है। WPI थोक मूल्य सूचकांक और पर आधारित जो इन्फ्लेशन है वो 0 के आसपास। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो है 8.67% है। लगातार 7वें महीने में जो है होलसेल जो इन्फ्लेशन है वो गिरता नजर आ रहा है। MSCI ग्लोबल इंडेक्स में टाटा मोटर, टाटा कम्युनिकेशन और इंडस बैंक और पेटीएम जैसी कंपनी जो है शामिल हुई है। आज Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं जो कि ग्रासिम और NMDC में रिजल्ट आए हैं और इनमें कुछ देख लेते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। रिजल्ट्स भी मिले जुले हैं, कुछ खास है नहीं। महादेव ऐप पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सट्टेबाजों को ऐप घोटाले में डाबर के चेयरमैन एवं डायरेक्टर 31 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिस डाबर के मोहित बर्मन एवं गौरव बर्मन समेत 32 लोगों को आरोपी बनाया गया है। महादेव ऐप स्कैम में डाबर ग्रुप की कंपनी का अधिग्रहण की कोशिश की गई है। डाबर की कंपनी के अधिग्रहण की कोशिश में FIR दर्ज। चेयरमैन और डायरेक्टर समेत 31 लोगों के खिलाफ। डाबर की 1% नीचे दिख रहा है, फिर भी अपने सपोर्ट लेवल पर है। कोई भी कंपनी में अगर नेगेटिव न्यूज़ है और आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेरी न्यूज़ है, इसके चलते प्राइस में अगर कोई दिखता है कि भाई प्राइस कहीं पे इधर उधर हो रहा है और कुछ कमी नजर आ रही है, इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस प्राइस को बाय करना चाहिए। अभी सपोर्ट लेवल पर है डाबर इंडिया, अच्छे सपोर्ट लेवल पर है, कई बार टच हो चुका है। स्टॉप लॉस भी इसका यहीं पर आता है, तो अगर कोई बाय करना चाहे तो बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। 516 है, यानी आज का लो का अगर स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल है ये। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, कई बार टच कर चुका है इसको, तो यहाँ से नीचे जाने का भी चांस कम है, और जाएगा तो फिर वो ब्रेक डाउन ही तोड़ेगा, मतलब गैप डाउन के साथ में नीचे जाएगा। पर अगर आज की न्यूज के हिसाब से, उनको पहले पता होता है न्यूज का, तो इसलिए न्यूज से ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। पर ये है कि टूट नहीं रहा है, फिर भी प्राइस नहीं टूट रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। एक कंसोलिडेशन जोन में नजर आ रहा है। CEO और चेयरमैन इसके पकड़े गए हैं, FIR दर्ज है। चेंज हो जाएंगे CEO और चेयरमैन, कंपनी तो वही रहेगी, पर थोड़ा क्रेडिबिलिटी पे टर्बक्स वॉक्स कहते हैं ऐसे। पर कंसोलिडेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? इसका हाई मार्क हो गया, इसका लो मार्क हो, तो अब क्या करना होता है कि जब भी कोई प्राइस जो है नीचे वाले लेवल पे आ जाए, यानी 500 के आसपास के लेवल पे आपको दिख जाए या 524 के आसपास पे दिख जाए, जब तो इसे बाय कर लो, और 600 के आसपास दिख जाए जब इसे सेल। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब प्राइस कंसोलिडेशन जोन में रहता है, और अगर 600 का ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पर, तो फिर अच्छी तरह बाय करके और पेटी बांध लो कस, क्योंकि प्राइस जो है ब्रेकआउट हो चुका है और वो रुकने वाला फिलहाल नजर आता नहीं। पर ये काफी दिनों से सही घूम रहा है। आज भी पॉजिटिव में नेगेटिव होते हुए भी मतलब अच्छी खासी बाइंग हुई है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव है, पर ब्रॉडर टाइम पे और वीकली चार्ट्स पर अपन देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देखें तो वो कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो और अच्छे लेवल पे बाय करने को मिल। टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आ चुका है। टाटा ग्रुप की जो भी कंपनी है
यानी अगर कभी भी दाव लगाना हो आपको तो कभी भी सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, सबसे पहले हम देखेंगे उसका, आप देखो ग्रुप अगर अच्छा है तो आपको बेहतरीन चांस मिलेंगे कि वो कंपनी डूबेगी नहीं और वो अच्छी मैनेजमेंट उसमें बना रहेगा और स्केलेबिलिटी का भी इश्यू कभी नहीं रहेगा। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि वो छोटी कंपनी नहीं रहेगी और वो एक अच्छे लेवल पे काम करेगी और उसका कोई काम नहीं रुकेगा किसी भी रीजन से, क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल है, जैसे अब टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, अगर ये अलग से कोई कंपनी होती नहीं तो उस पर दाव लगाने के लिए लोग सोचते हैं, पर अगर टाटा ग्रुप की कंपनी है ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है और इसका जो आईपीओ है वो काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। अभी मैंने इसके फंडामेंटल चेक नहीं किए हैं पर जितना भी है उसके रिव्यूज जो है पॉजिटिव आ रहा है। इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करती है कंपनी। आईपीओ 22 नवंबर को सब्सक्रिप्शन खुलने वाला है। टाटा मोटर की एक इकाई है ये और इसने 6 करोड़ शेयर्स की बिक्री के लिए रखा गया है। इस आईपीओ के तहत टाटा मोटर जो है 11.4% और प्राइवेट इक्विटी फर्म अल्फा टीसी होल्डिंग 2.4% और टाटा कैपिटल ग्रोथ 1 से 1.2% की हिस्सेदारी बेचेगी। टाटा मोटर्स ने कहा है आईपीओ जो है इसका 22 से 24 तक खुला रहेगा। 33 साल बाद पहले हुआ था टाटा टेक्नोलॉजी का गठन, 33 साल बाद आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके जो कंपिटिटर हैं वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंस और सीथियन और इन्फोसिस है। अगर कंपिटिटर से इनका कंपैरिजन करके अच्छी खासी इसकी नॉलेज निकाली जा सकती है, क्या प्राइस है और क्या। टाटा का ग्रुप है, टाटा का साथ है, टाटा टेक्नोलॉजी के नाम से ही बिक जाएगी।